नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न जो है सभी एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं। अभी फ़िलहाल में जो एग्ज़ाम है वो बीपीएससी का है या फिर आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर का हो सकता है, और भी जो एग्ज़ाम आगामी होंगे सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चाहे किसी भी आप स्टेट से हो, आप इस क्लास को बेफिक्र होकर देख सकते हो, क्योंकि हर जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं होम साइंस के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये किसको पढ़ना है किसको नहीं, ये सबको पढ़ना है। परिचर्या के फिनिशिंग के यहाँ पर प्रश्न होंगे और देखिए आपका कितना स्कोर रहता है, कितना आप क्वेश्चन सही करते हो। ठीक है, ग्रे गुड्स पर परिचर्या क्यों की जाती है ये आपको बताना है। अब ग्रे गुड्स तो आप जानते ही होंगे किसे कहते हैं। तो परिचर्या हम क्यों करते हैं? क्या वस्त्र की जो सतह होती है उसे आकर्षक बनाना चाहते हैं, जो दोष होते हैं वस्त्र के उन्हें छुपाना चाहते हैं, या बाजार में हमें अधिक मूल्य प्राप्त हो जाए इसलिए हम फिनिशिंग करते हैं, परिचर्या करते हैं कपड़े पर, या डी है निम्न में से एक से अधिक, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर अपने मन में दे चुके होंगे। अब मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो ग्रे गुड्स होते हैं उन पर जो परिचर्या है इसीलिए की जाती है क्योंकि क्या होता है, वस्त्र को आकर्षक बनाना होता है, जिससे लोग क्या है उसे खरीदें और उसका मूल्य भी मतलब अधिक मिले, कपड़ा अच्छा लगेगा तो मूल्य उतना ही अच्छा मिलेगा। और उससे क्या होता है, वस्त्र के दोष भी छुप जाते हैं, और वस्त्र के जब दोष छुप जाएंगे तो भी मूल्य अच्छा मिलेगा। बात करेंगे ग्रे गुड्स कहते किसे हैं, तो जो आपका परिचर्या रहित माल होता है, ठीक है, परिचर्या रहित जो माल होता है ना उसी को ग्रे गुड्स कहते हैं। जो क्या होता है, अपने मौलिक रूप में बाजार में लाने के योग्य ना हो। ठीक है, मौलिक रूप में क्या हो, बाजार के योग्य ना हो, उसी कपड़े को हम ग्रे गुड्स कहते हैं कि योग्य ना हो। ठीक है, योग्य ना हो। ओके, इतना क्लियर हुआ। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कम परिचर्या की जाएगी। ए है क्रोशिया व ऊन के बुने वस्त्रों पर, बी है हथकरघे से निर्मित वस्त्र पर, सी है कपास व लीलन के वस्त्र पर, डी है उपर्युक्त सभी, ई है निम्न में से कोई नहीं। आप आंसर को एक बार सोच लीजिए, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। जो सबसे कम परिचर्या इनमें से किस वस्त्र पर की जाएगी यह आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो क्रोशिया और ऊन के बुने वस्त्र होते हैं। हम लोग स्वेटर बुनते हैं तो क्या उनमें बहुत सारी परिचर्या करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन पे सबसे कम परिचर्या की आवश्यकता होती है। बकाया हथकरघे से तो बनाते समय ही बहुत सारे दाग धब्बे भी लगते हैं, कपड़े पे रुएँ भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हथकरघे पे कौन से कपड़े बनाए जाते हैं? यही कपास वगैरह बनाए जाते हैं, सेल्यूलोजिक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके कपास लीलन ये सब है इनमें गंदगियाँ लग जाती हैं और इन पर फिनिशिंग भी बहुत सारी की जाती हैं, इन पर विशिष्ट परिचर्या भी की जाती है, और जो आधारीय परिचर्या होती हैं जो सभी में की जाती हैं वो भी की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से वह परिचर्या जो लगभग सभी वस्त्रों पर की ही जाती है, क्या ए है आधारभूत परिचर्या, या बी है विशिष्ट परिचर्या, सी है ए बा बी दोनों, डी है केवल ए, ई है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी परिचर्या ऐसी है कि जो लगभग सभी वस्त्रों पर की ही जाएगी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, क्या है, आकर्षक बनाना वस्त्रों को, ठीक है ना, उनके दोषों को छुपाना। तो ये दोष तो जो इस वस्त्र में होगा उसमें छुपाया जाएगा। तो आधारभूत परिचर्या ऊन पर भी की जाती है, कपास पर भी की जाती है, और जो वस्त्र हैं उन पर भी की जाती है। तो आधारभूत परिचर्या में आपकी वही टेंटरिंग आ जाएगा, कैलेंडरिंग आ जाएगा। ठीक है, कपड़े को बराबर करना, कपड़े के रुएं काटना, ये सभी आधारीय परिचर्या होती हैं। कपड़े को चिकना करना, ये सब क्या है, बीटलिंग भी आधारभूत परिचर्या है, जैसे लीलन पर की जाती है उसे चपटा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब आधारभूत परिचर्या हैं जो लगभग देशों पर की ही जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। परिष्कृति या परिचर्या के उद्देश्य हो सकते हैं। ए है वस्त्र को आकर्षक बनाना व उनकी उपयोगिता में वृद्धि करना। ठीक है, बी है विभिन्नता लाना व अनुकरण वस्त्र तैयार करने के लिए। ठीक है,
उसके बाद बात करेंगे वस्त्र का वजन बढ़ाना व कार्यक्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि करने के लिए। डी है वस्त्र का रखरखाव सरल व कड़ा करने के लिए। ई है निम्न में से एक से अधिक। आंसर आपको देना है, ठीक है। इसको हम डाल देंगे प्लेलिस्ट में, जो कि हमारी टेक्सटाइल की प्लेलिस्ट है, और उसमें ये शायद 13 या 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि अब आप कहोगे टेक्सटाइल का आज ही मिला है, तो कुछ समय पहले हमने टेक्सटाइल के क्वेश्चन भी किए थे, जिसमें SCERT के भी क्वेश्चन थे, NCERT के भी क्वेश्चन थे, तो वो भी प्लेलिस्ट में ही पढ़ें टेक्सटाइल, और उसी में इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि आपको दिक्कत ना हो तो टेक्सटाइल के मैं चाहे NCERT पढ़ाऊँ, चाहे SCERT पढ़ाऊँ, चाहे मैं कॉम्पिटिशन की बुक से पढ़ाऊँ, ठीक है, तो वो मैं टेक्सटाइल का टेक्सटाइल में ही ऐड करूँगी, जिससे आपको भटकना ना पड़े। ऐसे न्यूट्रिशन साइंस में कहीं से भी आपको पढ़ाऊँ, लेकिन एडिंग एक ही जगह होगी, न्यूट्रिशन साइंस की प्लेलिस्ट में, जिससे आपको 10 जगह घूमना ना पड़े। ओके, तो ये भी आपकी वहीं मिलेगी जाके, और वहाँ पर आपको NCERT के भी प्रश्न मिल जाएंगे, वो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ई ऑप्शन निम्न में से एक से अधिक। जो हम वस्त्रों पर जो परिचर्या करते हैं उसके विभिन्न उद्देश्य होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उद्देश्य होते हैं, जैसे कि आकर्षक बनाना तो मेनली है ना, उसके साथ साथ उसकी उपयोगिता में वृद्धि भी हो जाती है, विभिन्नता आ जाती है, भाई विभिन्न तरीके के कपड़े आपको देखने को मिलते हैं, अनुकरण वस्त्र तैयार हो जाता है। कई बार हम अनुकरण वस्त्र में क्या करते हैं, जैसे सूती पर क्या है, रुए उठा दिए तो वो फलालेन का वस्त्र हो जाता है, सूती को मर्सराइज्ड कर दिया तो वो क्या हो गया, लीलन रेशम के समान दिखने लगता है, ठीक है ना, तो ये अनुकरण वस्त्र हो जाते हैं। वस्त्र का वजन बढ़ाना, कई बार आपने रेशम के विषय में पढ़ा और सुना होगा, वेटिंग प्रोसेस किया जाता है। रेशम क्या होता है, जब उस पर काम होता है, रेशम पर क्रिया की जाती है, तो बहुत हल्का हो जाता है, तो उसकी वृद्धि, उसके वजन को बढ़ाने के लिए वेटिंग प्रोसेस किया जाता है। कार्यक्षमता और गुणात्मकता तो बढ़ती ही बढ़ती है परिचर्या के बाद। वस्त्र का रखरखाव सरल हो जाता है, और वस्त्र कैसा होता है, कड़ा हो जाता है, ठीक है। जो लूज वस्त्र होते हैं वो कड़े हो जाते हैं, और मतलब परिचर्या से कड़े किए जाते हैं। जैसे हम लोग कपास हैं, जो साड़ियाँ होती हैं सूती वगैरह, तो उन पर माड़ी वगैरह लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, कलफ लगाते हैं, ठीक है, तो कैसा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, वो भी एक परिचर्या है। रख रखाव सरल, जैसे कि पहले के समय में ऊन वगैरह जो था, उनके कपड़े हम लाते थे, तो क्या था, हमें बहुत केयरिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि कीड़े लग जाते थे, उसके बावजूद भी कीड़े लग जाते थे। पर आज के समय में बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ही उसे गंदगी में डाल दोगे, सीलन में डाल दोगे, तब तो कीड़े वीड़े लगेंगे, नहीं तो अन्यथा ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने धुला, साफ़ किया और रख दिया, ठीक है, कीड़े नहीं लगते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस पर मोथ प्रूफिंग की परिचर्या जो है, या मिल्ड्यू प्रूफिंग कर रखी है, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी वस्त्र में, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशम का वजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए है चाइना किले का, बी है माड़ का या गोंद का, सी है मैग्नीशियम व धात्विक लवण का, डी है निम्न में से एक से अधिक, ई है निम्न में से कोई नहीं। तो रेशम का वजन बढ़ाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, और आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर चाइना किले भी सही होगा, माड़ या गोंद मिल जाए वो भी सही होगा, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीशियम व धात्विक लवण की कोडिंग भी की जाती है वजन बढ़ाने में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक। देखो मैंने तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दे दिए हैं, निम्न में से एक से अधिक, निम्न में से एक से अधिक, लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं मिलेगा कि आपने 4 ऑप्शन लिखे हैं और आपको हमेशा चारों ही सही हों, ठीक है, कहीं चारों भी सही हो सकते हैं और कहीं 1-2 भी सही हो सकते हैं, तो इसलिए इन्हें याद कर लेना। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन अगर वहाँ मिले पेपर में तो 1 ही 2 ऑप्शन दिए हों, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम और धात्विक लवण का कोडिंग जो है रेशम पर की जाती है, माड़ व गोंद मतलब रेजिन का प्रयोग भी किया जाता है, और चाइना किले का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कड़े वस्त्रों को मुलायम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मान लो कोई रेशा है वो काफ़ी कड़ा या खुरदरा आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है, जैसे ऊन के जो बूल उतारा जाता है, मतलब ऊन उतारा जाता है जब जानवरों से, तो उसमें गंदगी होती है, बड़ा कड़ा और मतलब खुरदरा इस तरीके का रेशा होता है, तो आप उसको मुलायम करना होता है, तो क्या ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, मोम का प्रयोग करते हैं, या पैराफिन का, डी है उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पर भी बच्चों सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ग्लिसरीन का भी प्रयोग करते हैं, मोम का भी और पैराफिन का भी, तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, मोम पैराफिन ग्लिसरीन, मोम पैराफिन ग्लिसरीन, इन सभी का प्रयोग क्या करते हैं, वस्त्रों को कड़ा करने में किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
वस्त्रों का रखरखाव सरल हो सके, इसलिए वस्त्रों को खरीदते समय ध्यान रखेंगे। ए है वॉश एंड वेयर का, बी है परमानेंट प्रेस का, सी है श्रिंकेज रेजिस्टेंस का, डी है निम्न में से सभी, ई है निम्न में से कोई नहीं। वस्त्रों का रखरखाव, अभी हमने उद्देश्य बताए थे तो उसमें बहुत सारे उद्देश्य बताए थे परिचर्या के, तो उसी में एक उद्देश्य था कि वस्त्र हमें ऐसा लेना चाहिए जिसका हम रखरखाव मतलब हमारे लिए सरल हो, बहुत समय ना देना हो। तब उन चीज़ उसमें आप क्या क्या चेक करोगे कि आपको भाई बहुत ज़्यादा धोना ना पड़े, ठीक है, धोने के लिए हमेशा ड्राई क्लीनिंग ही ना कराना पड़े, तो मतलब वॉश एंड वेयर हो गया, ठीक है, कि पहनो मतलब धो और पहनो, ठीक है। परमानेंट प्रेस, भाई आपको प्रेस ना करना पड़े, ठीक है, जो सिंकेज रेसिस्टेंट होती है उसको कम कर सके, मतलब जो परमानेंट प्रेस है उसको कम कर सके, तो ये सभी हो जाएगा, सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब यूज़ करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे वस्त्रों को हम खरीदना चाहते हैं जिससे क्या हो, हीट सेट हो जाए, मतलब प्रेस भी ऐसी हो जाए कि हमें दोबारा करनी ही ना पड़े, ठीक है। तो हीट सेटिंग होती है, जो श्रिंकेज रेसिस्टेंट होती है, और वॉश एंड वेयर होता है, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि कपड़ा इस तरीके का हमें प्राप्त हो जाए मार्केट में, ठीक है। ओके, तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, निम्न में से एक से अधिक। यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि आप बस याद कर लो इन चीज़ों को, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी आए हैं, तो मैं चाहती हूँ आप इन्हें याद कर लो, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन डाले हैं। ये नहीं कि डी ऑप्शन करके आपको लग जाए कि हाँ अब आप आराम में आ जाओ कि सबके डी सही हैं। यहाँ डी सही हो सकता है, वहाँ नहीं होगा, ठीक है, वहाँ आपको याद करके जाना पड़ेगा, समझ के जाना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 है, मर्सराइज धागा किसके समान प्रतीत होता है? ए है रेशम के समान, बी है ऊन के समान, सी है सूती के समान, डी है केबल, सी है ई है उपर्युक्त सभी के समान प्रतीत होता है। तो जो मर्सराइज धागा होता है वो किसके समान प्रतीत होता है? भाई रेशम के समान चमक आ जाती है। मर्सराइजेशन में किसका प्रयोग होता है? कास्टिक सोडे का। लगभग कास्टिक सोडे की मात्रा कितनी रखी जाती है ये पूछा जाता है, तो 10%, ठीक है, 10% तक कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, परिसज्जा को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ए है तंतु की प्रकृति, बुनाई की विधि, बुनाई का प्रकार, उपर्युक्त सभी, या ई है एवं भी दोनों। तो जो परिसज्जा हम करते हैं इनको कौन सा मतलब तत्व है जो प्रभावित करेगा? तो जब भी हम वस्त्र की परिसज्जा करते हैं तो हम चेक करते हैं कि तंतु की प्रकृति हालांकि क्या है, उसका भौतिक और रासायनिक गुण यहाँ पर चेक किया जाता है। कौन सा गुण? भौतिक प्लस रासायनिक गुण को चेक करते हैं, उसी बेस पर हम इस पर परिसज्जाएँ करते हैं, ठीक है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण को चेक करके, जैसे कि उसमें पानी को शोषित करने की क्षमता कैसी है ना। मान लो आपको किसी वस्त्र पर कोई परिसज्जा करनी है तो पता चले वो उस मतलब जैसे मान लो कोई कलर से आपको सजाना है वस्त्र को, ठीक है, अब वो पानी को ही नहीं सोख रहा है और पानी में रंग घुला हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी देखने की पड़ती थी, उसकी पानी को सोखने की क्षमता क्या है, ठीक है, या पानी में घोलने पर या धोने पर मतलब डालने पर वो फूल तो नहीं जाता है। जब फूल जाता है तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं अजीब से लिजबिजे से हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद घर्षण और दबाव की शक्ति भी देखी जाती है, पता चले रोलर पर लगाया किसके लिए, कैलेंडरिंग के लिए, और वो जलकर वहीं पर पिघल गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कैलेंडरिंग भी तेज आंच पर की जाती है, वस्तु को चिकना करने के लिए गर्म रोलर से गुजारा जाता है ना। तो ये सारे गुण इसमें देखे जाते हैं। कौन से गुण? भौतिक और रासायनिक गुण इसमें देखे जाते हैं, और उसी आधार पर क्या होता है, परिसज्जा की जाती है। आंसर होगा ई ऑप्शन। कौन कौन सी विधि है? एक तो तंतु की प्रकृति, दूसरा बुनाई की विधि। बुनाई का प्रकार नहीं देखा जाता, बुनाई की विधि में ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमेशा 2 तत्व ध्यान रखने हैं, मेन रूप से परिसज्जा को प्रभावित करते हैं। एक तो तंतु की प्रकृति कि किस प्रकृति का तंतु है, ठीक है, दूसरी बुनाई की विधि। अगर आपका सेलुलोजिक रेशा है उसका टेम्परेचर सहने की क्षमता अलग है, एस्बेस्टस की तापमान सहने की क्षमता अलग है, और जो आपकी वूल हैं और ये जो सिल्क हैं ये तो तुरंत पिघल जाते हैं, ऐसे जो आपके सिंथेटिक हैं वो तुरंत पिघल जाते हैं। तो इसलिए उनकी प्रकृति बहुत देखनी जरूरी होती है कि किस रेशे पे आप परिसज्जा करने जा रहे हो, ठीक है, किस वर्ग का रेशा है। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से किन वस्त्रों पर परिष्कृति परिसज्जा करना दुष्कर होता है? क्या विषम व मिश्रित धागों पर, बी है जटिल धागों पर, सी है साधारण धागों पर, डी है निम्न में से एक से अधिक, ई है एवं भी दोनों। तो जब भी हम वस्तुओं पर परिष्कृति या परिसज्जा करते हैं तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या आती है यहाँ पर कि मिश्रित जो धागे होते हैं उनमें ये कंडीशन आती है कि भाई जो ऊन है
उसका हर तरीके से पूरा रासायनिक फॉर्मूला अलग ही है, उसमें नाइट्रोजन भी है, सल्फ़र भी है, प्रोटीन भी है। और इधर जो सेल्यूलोजिक है उसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा है। तो भाई मिश्रित है। अब आपको दोनों को ध्यान रखना है कि ऊन भी प्रभावित ना हो। अब अम्ल से क्या है, जो सेल्यूलोजिक होते हैं वो प्रभावित होते हैं। क्षार से क्या है, आपके जो प्राणिज रेशे होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अब मान लो यहाँ पर कौन सा रेशा ले लिया आपने, कट्सबूल ले लिया, जिसमें कपास प्लस बूल है, मतलब ऊन है। अब आप इस पर परिचर्या करोगे तो आपको क्या है, टेंशन होगी कि भाई क्या चीज़ कैसे करें, ठीक है ना। वो लोग कर सकते हैं जो एक्सपर्ट हैं, नहीं तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। भाई मिक्स है यहाँ पर, ठीक है। और जटिल है, भाई जटिल है, बहुत ज़्यादा गफ़ी हुई जब वो हो जाती है ना, वस्त्र को काफ़ी गफ़ा तैयार किया जाता है, जटिल बनाया जाता है संरचना को, ठीक है। तब भी क्या है, आपको परिचर्या करने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी कोई भी परिचर्या को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कपड़ा। तो यहाँ पर ए व बी दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। साधारण धागों पर सबसे सरल होता है परिचर्या को करना, फिनिशिंग को करना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वस्त्र का झीनापन दूर करने के लिए रासायनिक विधि से परिचर्या करते समय प्रयोग में लाया जाता है। ए है माड़ का, बी है गोंद का, सी है रोल का, डी है उपर्युक्त सभी का। तो जब हम वस्त्र का झीनापन दूर करते हैं, जैसे कपास है, धोते रहो, क्या होता है उसमें अलग अलग, मतलब आपको कह सकते हैं सारे, अगर आप खोल कर देखोगे कोई साड़ी है, दुपट्टा है, तो आपको उसमें छेद छेद से दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, जो उसमें जो कलफ वगैरह लगा होता है वो हट जाता है धोते धोते। तो हम क्या करते हैं, उसमें माड़, गोंद, रोल ये सारी चीज़ें लगाते हैं, तो क्या है वो कपड़ा भी कड़ा हो जाता है, उसका जो झीनापन है ना, जो आपको छेद छेद दिख रहे थे वो भी भर जाते हैं, तो झीनापन भी दूर हो जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माड़, गोंद और रोल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिचर्या को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो परिचर्याएं हैं बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपकी एक स्थायी परिचर्या होती है, ठीक है, एक अस्थायी परिचर्या होती है। सूखी विधि से जो परिचर्याएं की जाती हैं, जो बैट मेथड का यूज़ किया जाता है, मेल्ट मेथड का भी कुछ परिचर्याओं में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, यांत्रिक परिचर्याएं होती हैं, रासायनिक परिचर्याएं होती हैं, आधारभूत परिचर्याएं होती हैं, आपकी बनावटी परिचर्याएं होती हैं। इसके अलावा सजावटी परिचर्याएं भी होती हैं कपड़े को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, तो क्या ए सही है 2, बी सही है 3, सी है सही है 4 या डी सही है 5। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। 2 प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो आपकी यांत्रिक होती है, ठीक है, एक होती है यांत्रिक परिचर्या, और हम लोगों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं बेस पे पूछे जाते हैं। दूसरी आपकी होती है रासायनिक परिचर्या। तो ये 2 परिचर्याएं जो हैं आपकी मुख्य हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से एक यांत्रिक परिचर्या का प्रकार यहाँ पर नहीं है। क्या टेंटरिंग एवं कैलेंडरिंग नहीं है, बी है नैपिंग व व्हीटलिंग नहीं है, सी है मर्सराइजेशन व ब्लीचिंग नहीं है, डी है ग्लेजिंग व सीरेइंग नहीं है, या ई है निम्न में से एक से अधिक। इनमें से एक यांत्रिक परिचर्या का प्रकार नहीं है, वो आपको ढूंढना है, या फिर ई ऑप्शन बताना है कि क्या ये सभी सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बताऊँ मैं, बता देती हूँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मर्सराइजेशन व ब्लीचिंग। अगर आप लोगों को बिल्कुल हमारा चैनल अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है मैं आपके लिए 10% भी कहीं हेल्प कर पा रही हूँ, मैं 100% तो छोड़ ही देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग खुद तो कर ही दीजिएगा, अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है आप दूसरों को ज्ञान दे पाएँ, शेयर कर पाएँ, तो आप खुद तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। और इससे ना ही आपके फ़ोन की मेमोरी फिल होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही आपको एक्स्ट्रा समय देना होगा। फ़ोन को पकड़े पकड़े आप यहीं पर लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सब कुछ आप यहीं पर कर सकते हो, कहीं नहीं जाना होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, इसको पहचानने का बहुत अच्छा आपको तरीका है। यांत्रिक परिचर्याओं में आपको पता है मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब ये चीज़ आप तभी कैटेगराइज कर सकते हो जब आपने इन चीज़ों को पढ़ रखा हो, इनमें होता क्या है। हालांकि रासायनिक परिचर्या की, अच्छा परिचर्या की अभी आपको ट्रिक मैंने नहीं दी है। यांत्रिक कताई और यांत्रिक रासायनिक परिचर्या की ट्रिक मैंने आपको दे दी है। यांत्रिक जो फिनिशिंग है उसकी ट्रिक नहीं दी है, मतलब स्पिनिंग की मैंने आपको ट्रिक दे दी है, आप चैनल पर देख सकते हो। इसकी भी ट्रिक बना दूंगी बकाया, ये इजी हैं चीज़ें, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप पढ़ लो 2-3 बार तो आ जाएगा। जैसे टेंटरिंग है, आपको पता है कपड़ा बराबर किया जाता है, चारों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है, उसको क्या करते हैं चारों तरफ से क्या करते हैं बराबर इक्वल करते हैं। देखो ये बराबर है, ऐसे कपड़े को हम कहते हैं टेंटरिंग, ये टेंटरिंग के द्वारा किया जाता है। कैलेंडरिंग में क्या होता है, इसी कपड़े को बिल्कुल सतह को इसकी क्या किया जाता है चिकना किया जाता है, एक बराबर
किया जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसे आपको चिकनापन नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन हाँ कैलेंडरिंग में यही चीज़ की जाती है। जैसे हम घर में प्रेस करते हैं, यहाँ पर व्यावसायिक लेवल पर प्रेस की जाती है। नेपिंग में क्या होता है, कपड़ों पर रुएं उठाए जाते हैं। ठीक है, रुएं उठाए जाते हैं। रुएं से क्या होता है, रुएं उठ जाने से जो वस्त्र होता है उसके दोष दूर हो जाते हैं और क्या होता है, कपड़ा फला लेन की तरह दिखने लगता है। ठीक है, सूती कपड़े पर आपने रुएं उठा दिए तो वो गर्म कपड़े की तरह लगने लगता है। ओके, तो यहाँ पर आपको बी भी समझ में आ गया। बीटलिंग में क्या होता है, खासतौर से लीलन पे ये किया जाता है, रेसे को चपटा करने के लिए ये परिचर्या की जाती है। ठीक है, ग्लेजिंग और सिरेंग ये चमक बढ़ाने के लिए की जाने वाली परिचर्याएँ हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है मॉइस्चराइजेशन और ब्लीचिंग जो हो जाता है आपका, ये जो दोनों परिचर्याएँ हैं ये आपकी रासायनिक परिचर्या हैं। रासायनिक परिचर्या को आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो। देखो, मॉइस्चराइजेशन और ब्लीचिंग दो ही आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगते हैं इसमें, तो मैंने यही दो डाले हैं। बकाया जहाँ पर प्रूफिंग शब्द आ जाए, वाटर प्रूफिंग रासायनिक होगा। प्रूफ शब्द को याद रखना। ओके, प्रूफिंग शब्द को याद रखना। मोथ प्रूफिंग हो गया। ठीक है, प्रूफिंग हो गया। उसके बाद मिल्ड्यू प्रूफिंग जो फफूंदी से बचाने के लिए की जाती है। ओके, वो हो गया। इसके अलावा भी कुछ एंटीसेप्टिक परिचर्या होती है। हालांकि एंटीसेप्टिक परिचर्या आपकी एक यांत्रिक में भी आती हैं, लेकिन तरह तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे हम घर में दाल कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चाहे पहले फ्राई कर लो, चाहे बनाने के बाद फ्राई कर लो, चाहे मिक्स करके बना लो। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई भी काम है उसको कई तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो एंटीसेप्टिक हैं वो तो दोनों तरीके से ही बनाए जा सकते हैं, रासायनिक से भी और आपके यांत्रिक से भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रासायनिक से ही की जाएंगी या फिर यांत्रिक से ही की जाएंगी। ठीक है, तो यांत्रिक में आपको एक तो मैंने ये चीज़ बता दी। दूसरा क्या होता है, जैसे सिकुड़न अवरोधी बनाना। ठीक है, यहाँ पर भी श्रिंकेज के मतलब जो सिकुड़न की जो क्षमता है उसको मतलब हमेशा आपको प्रेस ना करना पड़े कपड़े को, तो ये वाली परिचर्या भी कहाँ है, उसी में आ जाएगी आपकी रासायनिक में। तो इस तरीके की परिचर्या जो कोई चीज़ को कतई परमानेंटली आपको रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वो चीज़ आपकी रासायनिक में चली जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। इस परिचर्या में मशीन में 2 ब्रश व रोलर्स लगे रहते हैं, जिसका प्रयोग वस्त्र की बुनाई व रचना संबंधी दोषों को छुपाने के लिए किया जाता है। ए है आपका बीटलिंग एंड टेंटरिंग, बी है ब्रशिंग एंड शेयरिंग, सी है नेपिंग, डी है ए बा बी, या फिर ई है निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताएंगे, सिमिलरिटी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ब्रशिंग एंड शेयरिंग और दूसरा मिल रहा है नेपिंग, दोनों में लगभग सेम ही काम होता है, रुएं को उठाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस दोनों का याद रखना, इसमें जो ब्रशिंग एंड शेयरिंग है इसमें क्या है, रुएं को उठाया, काटा और ब्रश की सहायता से उस रुएं को झाड़ दिया गया कपड़े से, तो इसलिए ब्रश का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि उस रुएं को झाड़ा जा रहा है ब्रश से, बकाया क्या है, रुएं ही उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही नेपिंग में होता है। लेकिन नेपिंग का प्रयोग करते समय सबसे पहले शेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ इसी से शेयरिंग मशीन से क्या, शेयरिंग मतलब क्या, सीजर, शेयरिंग मतलब क्या हो गया, सीजर, रुएं को काटना और ब्रश से झाड़ना, यही तो बात हो गई। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, रुएं को उठाना और मतलब रुएं को उठाकर काटना और ब्रश की सहायता से उसे झाड़ना, सरल शब्दों में तो हम यही कहेंगे, शेयरिंग मतलब सीजर की ये बात कर रहे हैं। ओके, और नेपिंग में भी सेम चीज़ होती है, बस पे फल क्या होते हैं, रुएं उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसके रुएं को जो काटने के लिए, मान लो आपने कपड़े के धागे को खींचा तो रुआ कैसा होगा भाई, जुड़ा हुआ होगा, बट उठ तो गया लेकिन धागा वो जुड़ा होगा। अब उस धागे को बीच से काटा जाएगा जिससे वो अलग अलग दिखें, तो उसमें क्या है, काटने के लिए शेयरिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो नेपिंग से पहले शेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। हालांकि शेयरिंग में और नेपिंग में दोनों में कौन सा वस्त्र तैयार होता है, फलालेन ही समान वस्त्र यहाँ पर जो है तैयार आपका हो जाता है। जैसे मुलायम आपने रोएदार कुछ कंबल भी देखे होंगे, ठीक है, वो भी इसी से बनाए जाते हैं। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात यह है, इसमें नेपिंग में एक सिलेंडर प्रयोग किया जाता है, उसका आकार पूछा जाता है, कैसा होता है, वर्तुलाकार आकार। ठीक है, वर्तुलाकार आकार का सिलेंडर जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किसमें, नेपिंग में किया जाता है। ठीक है, जो कि आपका ब्रशिंग एंड शेयरिंग में सिलेंडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी दोनों का आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रशिंग एंड शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पर ब्रश की बात कर रहे हैं। नेपिंग में हमने बताया ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रश का प्रयोग अगर करना है तो ये शेयरिंग विधि का ही उपयोग करेंगे, तब इनका काम चलेगा, इसलिए नेपिंग अलग हो जाता है। खाली रुएँ उठाने हैं तो हम नेपिंग की बात करेंगे, ठीक है। और जब नेपिंग में रुएँ काटे जाएंगे तो हम शेयरिंग की सहायता लेंगे यहाँ पर, तो ये डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। ब्रश का शब्द, सबसे पहले ब्रश पकड़ो आप, ब्रश किस में दे रहे हैं, ब्रशिंग एंड शेयरिंग में। तो ये दोनों प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम रुएँ उठाना है, पर जो मैंने जो तरीका मैंने बता दिया उससे करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 15 है, इस विधि का प्रयोग सस्ते दाम के वस्त्रों पर चमक लाने में किया जाता है। एक है सिरेंग, बी है वेटिंग, सी है सीरियजिंग, डी है क्रेपिंग, या ई है निम्न में से एक से अधिक। तो सस्ते जो वस्त्र आपने देखा होगा, कुछ गरीब लोग वस्त्र पहने होते हैं, ठीक है, मैं समझाने को बोल रही हूँ। तो जो गरीब लोग वस्त्र पहने होते हैं उनमें एक अजीब सी तीखी सी चमक होगी, ठीक है, तीखी सी चमक होती है, वो आपकी आंखों में चुभ भी सकती है अगर आपको आदत नहीं है ऐसे कपड़ों को देखने पहनने की, तो उसको हम कहते हैं सीरियजिंग। ये जो सस्ते दाम के वस्त्र होते हैं, जो गरीब लोगों के लिए अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं सीरियजिंग, ठीक है। काफ़ी इससे क्या होता है, चमक हो जाती है और इनमें एक धारियाँ पाई जाती हैं, एक तरीके की धारियाँ पाई जाती हैं। जब उस पर क्या होता है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें, ओके, की किरणें पड़ती हैं, तो क्या होता है, किरणें प्रतिबिंबित हो उठती हैं, और यहाँ पर जो मतलब किरणें किस पे प्रतिबिंबित होती हैं, जो रेखाएं हैं, ठीक है, जो रेखाएं हमने बताई हैं, ये इस पे क्या होती हैं, किरणें प्रतिबिंबित होने पर लगती हैं और ये काफ़ी चमक को बढ़ा देती हैं। वो कपड़ा बहुत चमकदार यहाँ पर लगने लगता है, चमक फेंकता है, और ख़ासतौर से आँखों में चुभने जैसी ये चमक होती है। लेकिन जो गरीब हैं बेचारे, नहीं खरीद सकते हैं, वो बेचारे इसका ही प्रयोग करते हैं। आपको सिरेंग की अगर हम बात करें तो ये भी चमक लाने के लिए ही की जाती है, लेकिन कैसी चमक, ये ऐसी सीरियजिंग जैसी चमक को पैदा नहीं करता कि जो आंखों में आपके चुभन पैदा करे, ठीक है। यहाँ पर जो कपड़े नॉर्मल कपड़े हैं, जैसे मान लो टेफ्टा है, ओके, टेफ्टा है, आपका रेयॉन है, इनमें क्या होती है, काफ़ी चमक होती है, फिर इनकी चमक को कम भी किया जाता है। कम क्यों जाता है, क्योंकि वो भी चमक चुभने वाली होती है। जब हम चमक को चुभने वाली चमक होती है, फिर वो उसको जब कम करते हैं तो उसमें चमक को ज़्यादा ही कम हो जाती है। जैसे आपको बताया था रेशम का वजन, जब रेशम प्राप्त होता है बच्चों, तब क्या होता है, भारी होता है, लेकिन उसमें इतना गोंद लगा होता है, गोंद कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, उस गोंद को हटाने के चक्कर में वो हल्का हो जाता है। अब बहुत हल्का हो जाता है, फिर उस पर क्या किया जाता है, बेटिंग की जाती है, जिससे उसका वजन बढ़ जाए। ठीक ऐसे रेयॉन में होता है, जब बनाया जाता है तो उसमें चमक बहुत होती है। अब वो चमक क्योंकि आंखों में चुभती है तो इसको कम करना जरूरी होता है। कम करने के बाद कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिरेंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे क्या है, आंखों में चमक ना आए, बस क्या है, एक्स्ट्रा ग्लोस आ जाए, थोड़ा कपड़ा जो टेफ्टा है या रेयॉन है, ये क्या है, अच्छा लगे, दो मतलब सही लगे। दूसरी बात, एक चीज़ और है, जब भी सिरेंग की जाती है तो इसमें टेंटरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टेंटरिंग का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। टेंटरिंग से तो कपड़ा बराबर किया जाता है, कैलेंडरिंग होता है, कैलेंडरिंग से क्या होती है, प्रेस होती है, प्रेस से चमक आती है, ओके। टेंटरिंग में तो कपड़ा, भाई मेरे मन में आ रहा, मैं टेंटरिंग लिख तो रही, टेंटरिंग में तो कपड़ा बराबर किया जाता है, इसमें सिरेंग का क्या मतलब हो गया, तो चमक लानी है ना, तो इसमें कैलेंडरिंग का भी प्रयोग किया जाता है। सिरेंग करने में कैलेंडरिंग की सहायता ली जाती है। ये छोटे छोटे शब्द आप ध्यान जरूर रखिएगा। क्रेपिंग की अगर हम बात कर लें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं डाले इसलिए इसमें मैं थोड़ा समय ले रही हूँ। जो क्रेपिंग में क्या होती है, ये यांत्रिक या रासायनिक दोनों प्रक्रिया से की जाती है। क्रेपिंग जो होती है, पढ़ मैं यांत्रिक में रही हूँ अभी, लेकिन ये यांत्रिक भी होती है, ठीक है, प्लस रासायनिक, दोनों विधि से की जाती है, याद रखना। जो यांत्रिक होती है वो स्थायी नहीं होती है, कुछ समय बाद क्या होती है, क्रेपिंग हट जाती है, ओके। लेकिन जो रासायनिक विधि से की जाती है वो क्या है, आपकी हमेशा रहती है, स्थायी मानी जाती है, हमेशा चलती है, ओके। क्रेप मतलब, क्रेपिंग का मतलब आप जान रहे हो, जो क्रेप्स डाले जाते हैं कपड़ों में, एक मतलब निश्चित स्थान पर क्रेपिंग, आपको कपड़ा थोड़ा मतलब कह सकते हैं ना, सुकड़ा सुकड़ा टाइप का इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं, ओके। मतलब एक नियमित स्थान पर इसमें क्या होता है, क्रेप डाले जाते हैं, मतलब सुकड़न सी डालते हैं, ठीक है, जिससे वो कपड़े की एक डिज़ाइन सी बन जाती है। और इसमें भी कास्टिक सोडे का ही प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे रेशमी वस्त्र है तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करोगे, ठीक है। रेशमी वस्त्रों में क्या करेंगे, हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ओके, इस विधि में। और वैसे सिकुड़न को डालने के लिए हम कास्टिक सोडे की सहायता लेते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ क्लियर कर लेना, कौन सी चीज मतलब परिसज्जा स्थायी है, कौन सी अस्थायी। रासायनिक है वो स्थायी रहेगी, यांत्रिक एक समय बाद धोते धोते हट जाती है। क्वेश्चन 16 है, वह परिसज्जित वस्त्र जिसके धुलने के बाद भी उसके रसायन की गंध नहीं जाती, क्या सिरेंग है, एंटीसेप्टिक है, एम्बोसिंग है या सेंफोराइजिंग है। तो यहाँ पर क्या है, एंटीसेप्टिक परिसज्जा जो होती है, जो डॉक्टरी वस्त्र होते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं, उन वस्त्रों को क्या होता है, एंटीसेप्टिक बनाया जाता है, क्योंकि वो लोग ऑपरेशन वगैरह में बहुत बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनको आप धो भी लो तो वो स्मेल कपड़ों में रहती है। ठीक है, एम्बोसिंग आप लोग जानते ही होंगे, एम्बोसिंग को कहते हैं हिंदी में नक्काशी या चित्रकारी करना। ठीक है, नक्काशी या चित्रकारी करना, यहाँ इसको कहते हैं एम्बोसिंग को। इसमें भी क्या है, रोल के घोल में कपड़े को भिगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो एम्बोसिंग है किस पर की जाती है, तो इसमें क्या है, रोल के घोल में भिगोकर क्या होती है, डिज़ाइन अंकित की जाती है धातु के माध्यम से, जैसे रोलर्स वगैरह होते हैं उनके माध्यम से डिज़ाइन, और ये कैसी फूली डिज़ाइन लगती है। ठीक है, फूली डिजाइन ये लगती है। बकाया सेंफोराइजिंग हम सभी जानते हैं, अच्छा हाँ दिया है डी ऑप्शन। सेंफोराइजिंग जो है हम सभी जानते हैं क्या है, एक व्यापारिक चिन्ह है। ये क्या है, व्यापारिक चिन्ह है। किन पर लगाया जाता है, जो वस्त्र कभी सिकुड़ेंगे नहीं, जो ये दावा करते हैं कि ये कपड़ा कभी सिकुड़ेगा नहीं, वो सेंफोराइजिंग का साइन देते हैं अपने कपड़े पर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। और सिरेंग अभी हमने बता ही दिया था आपको कि चमक लाने के लिए कपड़ों पर किया जाता है, खासतौर से टैफ्टा और रेयॉन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था, एंटीसेप्टिक परिसज्जा। क्वेश्चन 17 है, ग्लेजिंग करने से पूर्व वस्त्र पर कौन सी परिसज्जा करना अनिवार्य होता है, ये बताना है आपको। क्या मोयरिंग, साइजिंग, सिरेंग या कैलेंडरिंग। तो जब भी हम परिसज्जा करते हैं, कौन सी, ग्लेजिंग वाली, ग्लेजिंग परिसज्जा करते हैं। ये भी परिसज्जा देखो, कई परिसज्जा तो ऐसी हैं जो सिर्फ चमकदार बनाने के लिए, वस्त्र की सतह को चमकदार बनाने के लिए की जाती है, उन्हीं में से एक आ जाती है ग्लेजिंग। ठीक है, चमकदार बनाने के लिए की जाती है। लेकिन इससे पहले इसमें क्या किया जाता है, साइजिंग किया जाता है। ठीक है, साइजिंग का प्रयोग यहाँ पर सबसे पहले इसमें किया जाता है। और साइजिंग में आप सभी लोग जानते हो किसका प्रयोग करते हैं, साइजिंग में माड़ या गोंद का प्रयोग करते हैं। ये क्या होते हैं, एक रासायनिक पदार्थ की तरह ही काम करते हैं। हालांकि रासायनिक पदार्थ अलग होते हैं, लेकिन ये काम करते हैं। माड़ गोंद तो हमें नॉर्मली प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों से, लेकिन क्या है, हम इसके अलावा भी रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं की तरह ये काम मतलब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लेजिंग से पहले क्या करनी है, साइजिंग की जाती है। साइजिंग बिल्कुल किसकी तरह काम करता है, कह सकते हैं वस्त्र को कड़ा करने के लिए काम करता है। जैसे कि हम लोग जो क्या करते हैं, बोई लगाते हैं ना, कलप वगैरह, उस तरीके से ये साइजिंग काम करता है। ठीक है, कह सकते हैं साइजिंग में भी जो सतही संरचना के गुण दोष होते हैं उन्हें छुपाया जाता है या हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश की किरणें जब इन रेखाओं एवं लहरों पर पड़ती हैं तो वह परावर्तित होकर अनोखी चमक उत्पन्न करती है और नमूने जल की लहरों की सदृश दिखाई देने लगते हैं। क्या मोथ प्रूफिंग है, एंटीसेप्टिक है, सेप्टिक होगा यहाँ पर, मोयरिंग है या जल अभेद वस्त्र है। तो जल अभेद वस्त्र, और जो आप जल अभेद वस्त्र तो वो वाले हो गए जो वाटर प्रूफ वस्त्र होते हैं। ठीक है, मोथ प्रूफिंग जो आपके कीड़ों से बचाते हैं, तो ये तो रासायनिक हो गई। एंटीसेप्टिक हमने बताया यांत्रिक, अभी तो यांत्रिक में ही बात कर रहे थे। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, मोयरिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो जो लहरों के समान जो रेखाएं होती हैं लहरों के समान दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा, मोयरिंग। ओके, क्वेश्चन है 19, मर्सराइजिंग प्रक्रिया, मॉइस्चराइजिंग लिखा है यहाँ पर, मर्सराइजिंग होगा। ठीक है, मर्सराइजिंग आगे सही है, राइजिंग, यहाँ पर मर्सराइजिंग होगा। का नाम किसके नाम पर पढ़ा, आपको ये बताना है। क्या जैकॉर्ड, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, या हारग्रीव्स सही होंगे, या कैलिको प्रिंटर, ये मतलब जॉन मर्मट, या फिर डी है निम्न में से एक से अधिक। जैकॉर्ड, हारग्रीव्स, कॉर्टराइट और आर्कराइट, मैंने इन चारों लोगों के विषय में आपको टेक्सटाइल में पढ़ाया है, आप हमारी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। हमने फादर ऑफ टेक्सटाइल भी बताए हैं, सब कुछ आपको बताया है, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियोस को देखना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ हम यहाँ पर नहीं खोल सकते। तो मर्सराइजिंग की जो प्रक्रिया होती है किसके नाम पर पड़ी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलिको प्रिंटर जॉन मर्मट के नाम पर ये प्रक्रिया पड़ी। ये क्या थे, एक इंग्लिश मैन थे, या फिर कह सकते हैं मतलब अंग्रेज थे, जो कैलिको प्रिंटर जॉन मर्मट के नाम पर ही क्या होता, मर्सराइजिंग जो है नाम पड़ा। ठीक है, इसी में क्या होता है, हमने बताया कास्टिक सोडे का प्रयोग होता है। सूती कपड़ों पर खासतौर से अत्यधिक चमक
के लिए ये किया जाता है और उसकी सिकुड़न को भी ये इंक्रीज़ करता है और मजबूती को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये मर्सराइजिंग का काम है। रुई पर मर्सराइजेशन किया जाता है धागे के रूप में, कपड़े के रूप में, ए व बी दोनों, या डी है केवल बी। तो यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। जो रुई पर हम मर्सराइजेशन करते हैं धागे के रूप में भी कर सकते हैं या कपड़े पर भी हम मर्सराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉलर एवं सैडलर के अनुसार मर्सराइजेशन प्रक्रिया में डैश मतलब क्या क्या हो जाता है? क्या वस्त्र की मजबूती बढ़ जाती है, या बी है वस्त्र की अवशोषकता बढ़ जाती है, या सी है वस्त्र की चमक बढ़ जाती है, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर अगर हम बात करें इन्होंने क्या कहा है, मतलब ये समझो एक तरीके की इनकी डेफिनेशन है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, मैं बता देती हूँ। इन्होंने कहा है, इनकी डेफिनेशन जो है, इंक्रीज स्ट्रेंथ टू मतलब टू द फाइबर। ठीक है, दूसरी क्या है, इंक्रीज ऑब्जर्वेंसी। तीसरा क्या है इनका, इंक्रीज लश्चर। तो ये लश्चर मतलब चमक हो गया, ऑब्जर्वेंसी मतलब अवशोषकता हो गई, और स्ट्रेंथ मतलब किसी चीज़ की ताकत या मजबूती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज़ किसने, हॉलर एवं सैडलर ने बोली थी। ठीक है, मर्सराइजेशन से मतलब ये 3 मेन तरीके से बढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है, त्रिपाल बरसाती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तारकोल के लेप का, रबर के घोल का, जो संश्लेषणात्मक रोल होते हैं उनका, डी है उपर्युक्त सभी का। तो जो तारकोल का लेप है, रबर का घोल है, या फिर सिंथेटिक रोल होते हैं, ये सभी का प्रयोग जो है त्रिपाल बनाने में करते हैं। ठीक है, जिससे त्रिपाल क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, पानी क्षमता नहीं है। अभी बारिश के मौसम में आप त्रिपाल का यूज़ कर भी रहे होगे शायद कुछ चीज़ों को ढकने के लिए। 23 है, ये वस्त्र गीला नहीं होता, किंतु यदि पानी अधिक दबाव से आता है तो वस्त्र में यहाँ पर प्रवेश जो है पानी कर जाता है। क्या ये जल भेद वस्त्र होगा, या दूसरा है पानी अपकरण होगा, या सी है ए व बी दोनों होगा, या डी है केवल बी होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जब वस्त्र क्या है, गीला नहीं होता, किंतु यदि पानी अधिक दबाव से आता है तो वस्त्र में प्रवेश कर जाता है, तो इसको हम कहते हैं पानी अपकरण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, केवल बी, पानी अपकरण वस्त्र हम उसको कहते हैं। ठीक है, पानी अपकरण वस्त्र जो होते हैं, वाटर रेपेलेंट जो कपड़े होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, वाटर रेपेलेंट में क्या होता है, गीला तो नहीं होगा, लेकिन बहुत तेज़ी में अगर पानी आ गया तो क्या है, आर पार जरूर चला जाएगा, लीक जरूर कर जाएगा वो। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। ओके, लेकिन जो वाटर प्रूफ वस्त्र होते हैं वो इस तरीके के, जो त्रिपाल वगैरह हैं आप जानते हो, ये वाले वस्त्र होते हैं जिनमें पानी प्रवेश नहीं करता है। या फिर आपकी जो जो हम लोग पहनते हैं ना, रेनकोट वगैरह। क्वेश्चन 24 है, कीटों का सर्वोत्तम भोजन है कपास, लीलन, ऊन या उपर्युक्त सभी। तो जो कीट होते हैं वो ऊन को खाते हैं, इसलिए इसमें मोथ प्रूफिंग करते हैं ऊन पर आज के समय में। कपास कि किसके लिए, कपास पर क्या चीज़ ज़्यादा लगती है, फफूंदी वगैरह लगती है। कपास है, लीलन, इन पर फफूंदी लगती है, तो इस पर मिल्ड्यू प्रूफिंग की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, ऊनी वस्त्र को कीड़े से बचाने के लिए परिचर्या की जाती है। ए है फ्लोराइड से, बी है सिल्को फ्लोराइड से, सी है डीडीटी से, डी है उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ पर जो ऊनी वस्त्र को कीड़े से बचाने के लिए परिचर्या की जाती है वो आपका फ्लोराइड से भी की जाती है, सिल्को फ्लोराइड से भी की जाती है, और डीडीटी से भी की जाती है। लेकिन जो डीडीटी है वो ज़्यादा प्रचलित आज के समय में माना जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, अज्वलनशील वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए है सिल्को फ्लोराइड, बी है अमोनियम सल्फेट, सी है ए व बी दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो अज्वलनशील जो वस्त्र होते हैं बनाने के लिए सिल्को फ्लोराइड और अमोनियम सल्फेट दोनों का ही प्रयोग किया जाता। एक सेकेंड, अज्वलनशील वस्त्र की बात हो रही है, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट जो है आंसर आपका होगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो है आंसर आपका होगा, क्योंकि अभी सिल्को फ्लोराइड और मैंने फ्लोराइड तो आपको बताया था कीड़ों से बचाने के लिए है ना। हाँ, फ्लोराइड और सिल्को फ्लोराइड तो कीड़ों से बचाने के लिए होता है। तो अज्वलनशील वस्त्र जो है बनाते हैं तो हम क्या किसका यूज़ करते हैं, अमोनियम सल्फेट का। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बैक्टीरिया अवरोधक परिचर्या में प्रयोग किया जाता है अमोनिया का, डिटर्जेंट का, साबुन का, उपर्युक्त सभी का। तो जब हम बैक्टीरिया अवरोधक वस्त्र बनाते हैं तो हम किसका, अमोनिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फफूंदी से सुरक्षा हेतु किसकी परिचर्या की जाती है। ए है टर्पेंटाइन का, बी है फॉर्मेल्डिहाइड का, सी है कार्बनिक नमक व मैग्नीशियम क्लोराइड का, डी है उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ पर फफूंदी से सुरक्षा के लिए हम इन सभी का प्रयोग करते हैं। टर्पेंटाइन का भी प्रयोग करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ उपर्युक्त
उपयुक्त सभी सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है स्काउरिंग संघर्षण। स्काउरिंग को संघर्षण भी कहते हैं, ठीक है, का प्रयोग कितनी परिस्थितियों में किया जाता है। जो संघर्षण है आपका, इसका प्रयोग कितनी परिस्थितियों में किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका प्रयोग क्या 2 में किया जाता है, 3 में, 4 में या 5 में। तो 3 परिस्थितियों में हम स्काउरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, 3 परिस्थितियों में। अच्छा, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं ये भी हम बता देते हैं। भाई ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब हम संघर्षण या स्काउरिंग का प्रयोग करते हैं। तो एक तो परिस्थिति क्या हो सकती है, जब झुलसाकर सतह को चिकना करना हो, जब वस्तु को झुलसाकर सतह को चिकना करना हो, सतह चिकना करना हो। ओके, दूसरा हो जाता है जब क्या करना हो, माड़ी हटाना हो, ठीक है, माड़ी हटाना हो। ओके, माड़ी हटाना हो। तीसरा क्या है, जब स्वच्छ करना हो, ठीक है, कपड़े को साफ करना हो, तो हम क्या करते हैं, स्काउरिंग का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस परिसज्जा का प्रयोग सतही दोष छुपाने के लिए किया जाता है। ए है ब्लीचिंग परिसज्जा, बी है नैपिंग परिसज्जा, सी है कुटाई परिसज्जा, डी है उपर्युक्त सभी। तो हमने बताया था नैपिंग परिसज्जा का प्रयोग क्या करते हैं, या फिर शेयरिंग एंड ब्रशिंग का प्रयोग जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, जब हम वस्तु की सतह की जो दोष है उन्हें छुपाते हैं तो हम ये परिसज्जा करते हैं। नैपिंग परिसज्जा में भी और जो शेयरिंग वाली परिसज्जा थी उनमें भी क्या था, हम सतही दोष को छुपाने के लिए क्या करते हैं, रोएं उठा देते हैं। रोएं उठ जाते हैं तो वस्त्र काफ़ी फूला फूला आकर्षक लगता है, ठीक है, वी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत स्लो आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इतना स्लो अगर आप लोग करोगे तो शायद धरती से मैं उठ जाऊंगी, तब तक चैनल हमारा आगे बढ़ पाएगा। लेकिन कोई नहीं, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।